कैसे हैं आप लोग। आज फिर से हम लोग आ गए क्लास 10th का मैथ्स लेकर। देखो आज फिर से हम लोग सैम्पल पेपर को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोग 3 सैम्पल पेपर को सॉल्व कर चुके हैं और आज भी हम लोग क्या करेंगे, सैम्पल पेपर का सेक्शन 8 20 मार्क्स का सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स उस सैम्पल पेपर को नहीं देखे हैं वो जाओ प्लेलिस्ट चेक करो और देख लो जल्दी से। देखो आज फिर से हम लोग ये एक नए सैम्पल पेपर को लेकर आए हैं, तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखो ये क्या कह रहा है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है द एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21 इज। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में एलसीएम पूछा जा रहा है, कह रहा है 12, 15 और 21 का एलसीएम क्या होगा। तो सभी को एलसीएम आता है। जैसे ही हम इसका एलसीएम निकालेंगे 12, 15 और 21 का, तो हमारा जो एलसीएम होगा, देखो जैसे हम 12, 15 और 21 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, देखो 12, 15 और ये रहा 21। तो ये हमारा एलसीएम जो आएगा वो आएगा 420। तो देख लो सभी स्टूडेंट्स अपने तरीके से एलसीएम निकाल लेना। यहाँ पे कोई मेथड नहीं कह रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करो या कोई भी डिवीजन मेथड से सॉल्व करो। जो मेथड आएगा उससे एलसीएम निकालना और ऑप्शन में टिक लगा देना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ x² - 3x - 10। देखो इसका रूट्स निकालना है और रूट्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रूट्स निकालने के लिए जो भी हमारा पॉलिनोमियल्स है उसको क्या करते हैं, 0 के इक्वल कर देते हैं, रूट्स हमारा निकल जाएगा। देखो मिड टर्म में स्प्लिट करेंगे और मिड टर्म में स्प्लिट में क्या पढ़े थे कि जो फर्स्ट लास्ट होता है उसे मल्टीप्लाई करते हैं और फर्स्ट लास्ट को मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, तो हमारा 10x² आ रहा है। मिड टर्म में स्प्लिट करेंगे, -3x को कुछ इस तरीके से करेंगे, जो हमारा ऐड और सब्ट्रैक्ट करके -3 आना है और मल्टीप्लाई करके 10x² लाना है। देख लो तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, तो -5x लिख सकते हैं और +2x लिख सकते हैं, ठीक है। और देखो यहाँ पे x कॉमन लेंगे इस दोनों टर्म का और फिर इस दोनों टर्म में कॉमन लेंगे। जैसे ही 4 टर्म आएगा तो पहले इस दोनों टर्म में कॉमन लेंगे फिर इस दोनों टर्म में कॉमन लेंगे। सभी स्टूडेंट्स फैक्टराइज पढ़ चुके थे, हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो जैसे हम इसमें x कॉमन लेंगे तो x - 5 आएगा और इसमें देखो +2 कॉमन लेंगे तो इधर भी x - 5 आएगा, इक्वल टू में 0 लिखा हुआ है। x - 5 आ जाएगा एक ब्रैकेट में और ये x और +2 एक ब्रैकेट में लिखा जाएगा। अब देखो दोनों में क्या करेंगे, दोनों को 0 के इक्वल करेंगे। पहले x - 5 को 0 के इक्वल कर रहे हैं और फिर x + 2 को 0 के इक्वल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा x = 5 और यहाँ आ रहा है x = -2। देखो 5 और -2 इसका जो है वो क्या है, रूट्स है। 5 और -2 क्या है, इसका रूट्स है और देखेंगे 5 और -2 ऑप्शन नंबर ए में है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। देखो अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें 3 नंबर कह रहा है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को फाइंड करने के लिए कह रहा है। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि विथ 1/4, -1 एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स 0 रिस्पेक्टिवली। देखो सम ऑफ 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0 दिया हुआ है और हम लोग जानते हैं सम ऑफ 0 किसे कहते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा जो है हमारा 1/4 दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ 0 जो है अल्फा इंटू बीटा = -1 दिया हुआ है। और जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है x² - अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा। देखो ये है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का फॉर्मूला। देखो x² की जगह हम क्या लिखेंगे, x² ही लिख देंगे। अल्फा प्लस बीटा की जगह उठा के क्या करेंगे, 1/4 को यहाँ से यहाँ रख देंगे और अल्फा इंटू बीटा जो दिया हुआ है हमारा क्या, -1, तो -1 को भी यहाँ रख देंगे। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स निकालना है हमें, क्या करेंगे, ये नीचे जो 4 है इस 4 को प्रत्येक टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये डिनोमिनेटर से हट जाएगा। जैसे ही 4 को प्रत्येक टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे हटाने के लिए क्या करेंगे, इस 4 को प्रत्येक टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देख लो 4x² आ जाएगा। अगर इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x और इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आ गया 4x² - x - 4। देखेंगे 4x² - x - 4 का है तो ऑप्शन नंबर सी में है। देखो ऑप्शन नंबर सी हमारा आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो लिखा हुआ है द लाइंस इतना एंड इतना आर। ये जो लाइंस दिया हुआ है वो क्या है, ऑप्शन में दिया है पैरेलल इंटरसेक्टिंग कोइंसिडेंट नॉन ऑफ देम। देखो ये है हमारा A1, ठीक है, ये है हमारा A2, ये B1 है, ये B2 है, ये C1 है और ये C2 है। देखो ये A1/A2 कर रहे हैं और फिर इधर B1/B2 कर रहे हैं। देख लो यहीं पे इज नॉट इक्वल टू आ गया
अब जैसे ही a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, हम जानते हैं कि वो होता है इंटरसेक्टिंग, यानी वन सॉल्यूशन। और ऑप्शन में हम देखेंगे इंटरसेक्टिंग कहाँ पे है, तो हमारा इंटरसेक्टिंग यहाँ पे है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया। इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे क्या है। देखो क्वेश्चन 5 में जो कह रहा है, लिखा हुआ है फॉर थ्री टर्म्स पी एस क्यू टू बी एन एपी। ये पी एस क्यू जो है वो एपी में दिया हुआ है। अब कह रहा है क्या कि ये जो ऑप्शन है उस एपी के लिए कौन सा ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे देखो, जब भी एपी दिया रहता है तो हम क्या करते हैं, जब भी एपी दिया होता है तो हम उसका कॉमन डिफरेंस देखते हैं कि सेम है कि नहीं। यानी एपी जब भी दिया रहा है तो समझ जाओ कि कॉमन डिफरेंस सेम है। ये दोनों टर्म के बीच और ये दोनों टर्म के बीच का जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा। चलो अब देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है पी एस और क्यू, ये एपी में है। अगर इसका कॉमन डिफरेंस को अगर हम सेम कर दे, मतलब a2 माइनस a1 और इधर a3 माइनस a2, इस तरीके से, तो क्या होगा, s, ये माइनस एस इधर आके प्लस एस हो जाएगा, ये q अपनी जगह पे माइनस पी इधर आके प्लस पी हो जाएगा। यानी यहाँ पे आ रहा है 2s इक्वल टू क्यू प्लस पी मिल रहा है। और देखेंगे 2s इक्वल टू क्यू प्लस पी कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर डी में। देखो ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, तो लिखा हुआ है इफ ए पॉइंट सी डी लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कह रहा है सी और डी जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में स्थित है, तो कह रहा है इनमें से कौन ट्रू है। सी इज पॉजिटिव एंड डी इज निगेटिव। देखो थर्ड क्वाड्रेंट, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है प्लस प्लस साइन, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो देखो ये इधर निगेटिव होता है ना एक्स वाला, और ये पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब है कि जो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा वो होगा माइनस प्लस, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस है तो माइनस माइनस होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो कि ये हमारा एक्स वाला पॉजिटिव होता है और वाई वाला क्या नीचे निगेटिव होता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस हो जाएगा। हमसे पूछा जा रहा है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में सी डी है तो वो क्या होगा, तो यहाँ पे सी इज निगेटिव, बोथ सी एंड डी आर निगेटिव होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी लगा लो सभी स्टूडेंट्स, बोथ सी एंड डी आर निगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 और 36 50। देखो 0 0 से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए देगा ना, तो हम लोग ऑरिजिन से, ये 0 0 क्या है, ऑरिजिन है, ऑरिजिन से किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए देगा तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। इजी है, जब भी ऑरिजिन से कहे ना, जब भी ऑरिजिन से फाइंड करने को दे तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो x के जगह पे ये 36 डाल देना और y के जगह पे ये 15 डाल देना, ठीक है। अब देखो 36 का स्क्वायर कितना होगा, 36 का स्क्वायर, 36 का जैसे ही हम स्क्वायर करेंगे तो मिल जाएगा 1296 और 15 का स्क्वायर 225। जैसे ही हम इसको ऐड करें 1296 को 225 में तो क्या मिलेगा देख लो, 1521। और 1521 किसका होता है, तो 39 का होता है। और देखेंगे हमारा 39 कहीं पे है क्या, 39 देख लो ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसी के साथ ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 7 नंबर सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा होगा, ये हमारा जो सैंपल पेपर का 1 से 20 तक है, ये बहुत ज़्यादा ही इजी होता है। तो सभी स्टूडेंट्स एग्जाम में अच्छे से बनाना, 20 मार्क्स फ्री में मिलने वाला है सभी स्टूडेंट्स को, ठीक है। लास्ट डे हम क्या करेंगे, सेक्शन बी सी डी ई सभी को सॉल्व करेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ 20 मार्क्स का तैयारी करवा रहे हैं। तो ध्यान से देखो, इजी होता है। देख लो क्या लिखा हुआ है, तो ए सर्किल कैन हैव डैश टेंजेंट्स। देखो सर्किल के पास ना इनफाइनाइट टेंजेंट होते हैं, ऑप्शन डी। देख लो बनाने की जरूरत नहीं है, क्या याद रखेंगे, सर्किल के पास इनफाइनाइट टेंजेंट होते हैं। टेंजेंट का मतलब स्पर्श रेखा। देखो कोई भी सर्किल पे कितना भी टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, हर एक पॉइंट पे खींच सकते हैं। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। इनमें से कौन है जो सिमिलरिटी रूल नहीं है, सिमिलरिटी रूल नहीं है, इनमें से कौन है जो सिमिलरिटी रूल नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ट्रिपल एस लिखा हुआ है, फिर SAS लिखा हुआ है और ट्रिपल ए भी लिखा हुआ है और फिर क्या लिखा है, SSA लिखा हुआ है। तो SSA जो है ये हमारा क्या है, SSA जो दिया हुआ है वो सिमिलरिटी रूल नहीं है। ये तीनों हम लोग पढ़ चुके हैं थ्योरम में,
सिर्फ लास्ट वाला जो है वो नहीं है, तो SSA वाले में हम लोग टिक लगाएंगे, ये नहीं है सिमिलरिटी रूल, सिमिलरिटी क्राइटेरिया वो नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। सभी स्टूडेंट देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आगे बढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है कॉरस्पॉन्डिंग डैश ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। देखो सिमिलर ट्रायंगल का क्या इक्वल होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है। सबको पता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है। तो ये देख लो इतना इजी सेट है और इतना इजी सैम्पल पेपर अगर एग्जाम में आ गया तो सभी स्टूडेंट्स 20 में 20 मार्क्स ले आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 देन इवैल्यू tan स्क्वायर थीटा। देखो कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 7/8, तो हमारा tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, इसका उल्टा होता है, यानी 8/7 होगा। और जब tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो 8/7 का स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी क्या हो जाएगा 64/49। देखेंगे 64/49 कहीं पे है क्या, देख लो 64/49 ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसी के साथ ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। कहाँ पे पहुंचे, क्वेश्चन 11 तक पहुंच चुके हैं, 9 क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसे भी तेजी में हम बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। सभी स्टूडेंट्स देखना क्या लिखा हुआ है, तो sin a इक्वल टू 3/4 लिखा हुआ है, tan a का वैल्यू पूछ रहा है, इजी है। देखो sin a का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो sin a का वैल्यू दिया हुआ है 3/4, यही ना दिया हुआ है। sin a का फॉर्मूला क्या होता है, p/h होता है और 3/4 अपनी जगह पे, मतलब p दिया हुआ है h दिया हुआ है, b निकाल लेते हैं। और बेस का फॉर्मूला क्या होता है, तो h² माइनस p² होता है। h के जगह पे क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, और p के जगह पे देखो p के सामने 3 है तो 3 लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, यानी ये आ गया हमारा √7, यानी हाइपोटेनस सॉरी जो बेस आया वो हमारा √7 आ रहा है। अब देख लो इसमें पूछ रहा है tan a। tan a का जो फॉर्मूला होता है, tan a का फॉर्मूला क्या होता है, p/b परपेंडिकुलर बाय बेस, और परपेंडिकुलर हमारा क्या है 3 है, और बेस अभी क्या निकाले हैं √7 निकाले हैं, तो 3/√7 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। देखो कितना इजी था हमारा, ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। 12 नंबर 13 पे आते हैं। सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखो 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 13 में जो लिखा हुआ है राजू टीचर चेक ए क्वेश्चन ऑफ राजू एंड फाउंड 0 एरर्स, सो ही रोट द फॉलोइंग, कांग्रेचुलेशन राजू, द नंबर ऑफ एरर इन योर क्वेश्चन इज इक्वल टू कॉस थीटा। देखो राजू के टीचर जो है उसका कॉपी चेक करता है और उसमें जो है सो एरर जो है वो 0 पता करता है, मतलब उसमें एक भी गलती नहीं मिलता है। तो राजू के टीचर उससे बोलते हैं कांग्रेचुलेसन, तुम्हारा जो एरर है वो कॉस थीटा है। ठीक है, कॉस थीटा मतलब 0, कॉस थीटा मतलब कह रहा है क्या, तुम्हारा जो एरर है वो 0 है, मतलब कॉस थीटा है, ये कह रहा है। द नंबर ऑफ एरर इन क्वेश्चन इज इक्वल टू कॉस थीटा, कह रहा है तुम्हारा जो एरर है वो कॉस थीटा के इक्वल है, मतलब 0 जो है वो कॉस थीटा के इक्वल है। इसके कहने का मतलब ये हुआ, कह रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ हेयर, ये कह रहा है। अब देखो कॉस थीटा का कौन सा वैल्यू जो है वो हमारा 0 के बराबर आएगा, कॉस थीटा का कौन सा वैल्यू 0 के बराबर आता है, बताओ कॉस थीटा का कौन सा वैल्यू 0 के बराबर होता है, कॉस 90 डिग्री 0 के बराबर होगा, यही ना, कॉस 90 डिग्री 0 के बराबर होता है। देखो थीटा का वैल्यू आ गया 90 डिग्री। अब देख लो 90 डिग्री का ऑप्शन नंबर डी में है। तो ये देखो ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इजी क्वेश्चन था ये भी। क्वेश्चन 14 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन 14 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन 14 पढ़ लो सभी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 14 कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्किल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। देखो कहाँ, यहाँ पे एक सेक्टर दिया हुआ है, उसका सेंट्रल एंगल यानी थीटा जो है वो 60 डिग्री दिया हुआ है, रेडियस 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एरिया ऑफ सेक्टर पूछ रहा है। देखो सेक्टर का पहले हम फिगर बना के दिखाते हैं कि सेक्टर होता क्या है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में दे दो तो बना लेना, ये सेंटर है हमारा, ये हमारा सेक्टर है, ये सेक्टर है, ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, 6 सेंटीमीटर रेडियस है, 6 सेंटीमीटर रेडियस है, एरिया ऑफ सेक्टर होता है θ/360 इंटू में πr²। सभी स्टूडेंट याद रख लेना, एरिया ऑफ सेक्टर θ/360 इंटू πr²। शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है। थीटा की जगह क्या डालेंगे 60, 3/360 अपने जगह पे, 22/7 अपने जगह पे, और r² की जगह पे 6 इंटू 6 डाल देंगे। देखो r² लिखा हुआ है तो 2 बार 6 डाल देंगे। ठीक है, 60 को 60 से कैंसिल कर दिए, 6 से 6 कैंसिल। अब देखो 22 को 6 से करेंगे 132, और नीचे आ रहा है 7, तो 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर को ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो देखो इसी के साथ ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, जो कि क्वेश्चन नंबर 14 था। अब बच गया 6 क्वेश्चन। देखो सभी स्टूडेंट्स को 20 मार्क्स फ्री में आएगा, तो घबराना नहीं, वहाँ पे अच्छे से क्वेश्चन पढ़ के बनाना,
गलत मत बनाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 देख लो, क्या लिखा हुआ है, कॉर्ड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। देखो एक सर्किल का कॉर्ड है, उसका रेडियस 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कह सबटेंड ए राइट एंगल एट द सेंटर, द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट इज। देखो इसमें माइनर सेगमेंट निकालना है। माइनर सेगमेंट्स देखो कैसे निकलता है, माइनर सेगमेंट निकालना सिखा देते हैं। देखो ये है माइनर सेगमेंट हमारा, ये है हमारा माइनर सेगमेंट, ये जो है ये हमारा माइनर सेगमेंट्स है, ठीक है। ये जो माइनर सेगमेंट किसे कहते हैं, तो ये कॉर्ड और आर्क के बीच का जो स्पेस होता है उसे ही माइनर सेगमेंट कहते हैं, उसी का एरिया फाइंड करना है। देखो ये एरिया फाइंड करने के लिए हमें सेक्टर में से इस ट्रायंगल को माइनस करना पड़ेगा। ये जो सेक्टर दिख रहा है ना सेक्टर, उसमें से इस ट्रायंगल को माइनस करना पड़ेगा, सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को माइनस करना पड़ेगा, तब जाके ये माइनर सेगमेंट का एरिया निकलेगा। तो देख लो सभी स्टूडेंट्स, यहाँ पे एंगल जो दिया हुआ है, सबसे पहले तो रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और एंगल जो दिया हुआ है वो क्या है, राइट एंगल है, मतलब ये राइट ट्रायंगल हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि सेक्टर में से क्या माइनस करना है, सेक्टर में से माइनस करना है ट्रायंगल को, तभी जाके ये सेगमेंट का एरिया निकलेगा। और सेक्टर का फार्मूला θ/360 इंटू πr² होता है, और ट्रायंगल का फार्मूला सभी को पता है, राइट ट्रायंगल का क्या होता है, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ 2 लेग्स होता है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो बना देना। देखो थीटा की जगह क्या लिखा है, 90 लिखा हुआ है, तो 90/360 लिख देंगे, और पाई की जगह हम 3.14 यूज कर रहे हैं, और r² की जगह 10 इंटू 10 यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रेडियस 10 दिया हुआ है। 1/2 और प्रोडक्ट ऑफ 2 लेग्स की जगह पे देखो दोनों लेग्स की लंबाई 10 दिया हुआ है। देखो 2 5 जा 10 काट दिए, इधर देखो 19 4 जा 360 कट रहा है। 3.14 को जब हम 10 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 क्या हो जाएगा, 314 आ जाएगा, और ये 4 की जगह 4 लिखेंगे, माइनस की जगह माइनस, और 10 5 जा होता है 50। जैसे ही 314 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 7 जा 28, और 3 उधर देगा 34 हो जाएगा, 4 8 जा 32, 78.5 आ रहा है, और इधर क्या है तो -50 है। जैसे ही हम इसको माइनस करें तो मिल रहा है 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर देख लेंगे, कहीं पे नहीं है तो हम क्या करेंगे 28.6 सेंटीमीटर स्क्वायर में लगा दिए हैं अप्रॉक्स में, ठीक है। 22/7 ले लिया होगा, पाई का वैल्यू हम लोग क्या कहते हैं 3.14 लेके बनाया है। 22/7 लो या 3.14 लो, आंसर में 1-2 पॉइंट्स का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सभी स्टूडेंट देख लो 28.5 आया, 28.6 में लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टाइम टेकन बाय ए ग्रुप ऑफ स्विमर फॉर डिफरेंट रेंज ऑफ एज इज बीइंग रिकॉर्डेड एंड मेंटेन इन ए टेबल, विच फॉर्मूला कुड बी यूज्ड टू फाइंड द मिडिल मोस्ट एज। मिडिल मोस्ट एज का बात कर रहा है, तो मोस्ट एज मतलब क्या, यहाँ पे मोड का बात किया जा रहा है, मिडिल मोस्ट एज, सॉरी मिडिल का बात किया जा रहा है, यानी क्या मीडियन फाइंड करना है। मिडिल मोस्ट एज मतलब मीडियन फाइंड करना है, क्या देख लो, करेक्ट। टाइम टेकन बाय ग्रुप ऑफ स्विमर डिफरेंट एज एट द एज इज बीइंग रिकॉर्डेड एंड मेंटेनिंग इन ए टेबल, विच फॉर्मूला कुड बी यूज्ड टू फाइंड द मिडिल मोस्ट एज। जब भी एवरेज बोला जाए तो हम लोग मीन फाइंड करेंगे, मिडिल का बात किया जाए, मध्य मतलब माध्यिका, मिडिल जब बात किया जाए तो हम मीडियन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो मीडियन का जो फॉर्मूला है यहाँ पे लिखा हुआ है L + n/2 - CF/F × H, ये हमारा मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला है। तो क्वेश्चन नंबर 16 भी हो चुका है सॉल्व, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन 17 देखेंगे क्या है, तो लिखा हुआ है 2 coins are tossed simultaneously, find the probability of getting at most 1 head। देखो 1 head, at most 1 head का प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है, तो at most 1 head का प्रोबेबिलिटी है। सबसे पहले तो दो सिक्के को उछालेंगे तो क्या आएगा, टोटल आउटकम्स 4 होगा, ठीक है। एट मोस्ट 1 हेड का बात किया जा रहा है, तो एटलीस्ट 1 हेड कितने में आएगा, तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे HT है, TH है, ठीक है, TT है, और फिर HH है। देखो यही सब आउटकम्स आएगा जब हम 2 सिक्के को उछालेंगे तो। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड, ठीक है, 1 हेड देखेंगे तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है 1 हेड का बात किया जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, NE/NS होता है इसका फॉर्मूला, फेवरेबल आउटकम्स बाई टोटल आउटकम्स, और जो टोटल आउटकम्स है 1 2 3 4 है, और जो हमारा फेवरेबल आउटकम्स है हेड वाला देखेंगे 1 2 3, 3/4 लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द मोड, इसमें मोड फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है मोड फाइंड कर दीजिए, और देखो मोड कैसे फाइंड होगा। देखेंगे सबसे पहले नंबर ऑफ वर्कर्स, जो हमारा फ्रीक्वेंसी है उसमें सबसे ज़्यादा कौन है, तो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी देखेंगे वर्कर्स में सबसे ज़्यादा हमारा 14 दिख रहा है, और 14 के सामने जो भी हमारा 120 है यही इसका मोड होगा। तो हमारा मोड क्वेश्चन नंबर 18 का जो मोड होगा वो क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो मोड होगा वो हो जाएगा 120, ऑप्शन नंबर बी। सभी को समझ में आ गया, ये इजी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। देखो 18 तक ऑब्जेक्टिव था एमसीक्यू, 19 और 20 जो होगा वो हमारा होगा एसर्शन और रीजन। तो एसर्शन रीजन पढ़ेंगे, क्या दिया हुआ है। सबसे पहले लिखा हुआ है स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज ए सिलिंड्रिकल spherical glass vessel has a cylindrical neck 7 cm long and 4 cm in diameter. The diameter of the spherical part is 21 cm, hence the quantity of water it can hold is इतना सेंटीमीटर क्यूब. यूज पाई इक्वल टू 22/7. देखो यहाँ पे जो स्फेरिकल ग्लास है, ठीक है, वो सिलिंड्रिकल नेक का है. ग्लास मतलब स्फेरिकल ग्लास मतलब एक बर्तन है गोलाकार, और उसका जो नेक है वो सिलिंड्रिकल है और वो 7 सेंटीमीटर लंबा है, 4 सेंटीमीटर डायमीटर का है. स्फेरिकल पार्ट का जो डायमीटर है वो 21 सेंटीमीटर है. अब कह रहा है क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है उसमें इतना आता है. अब ये सही है, असर्शन का जो ये स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है ये पता करना है. तो हमें निकालना पड़ेगा इसका वॉल्यूम जो भी है. तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं. देखो ये स्फेरिकल ग्लास हम बना देते हैं. यहाँ पे स्फेरिकल ग्लास बनाते हैं, और जो स्फेरिकल ग्लास है वो हमारा कुछ इस तरीके से होगा, और ये सिलिंड्रिकल नेक है जो कि इस तरीके से है. इसका जो डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर देखो इसका जो डायमीटर दिया हुआ है वो है 21 सेंटीमीटर, और इसका जो हाइट दिया हुआ है वो है 7 सेंटीमीटर, और इसका जो डायमीटर दिया हुआ है ये सिलिंड्रिकल पार्ट का वो डायमीटर दिया है 4 सेंटीमीटर. चलो इसका वॉल्यूम निकालना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कह रहा है 4939 सेंटीमीटर के इसका वॉल्यूम होगा. ये असर्शन सही है कि गलत है, इसे पता करने के लिए इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा. ये देखो 4/3 πr³ स्फेरिकल पार्ट का होता है, और देखो ये जो सिलेंडर है उसका फॉर्मूला होता है πr²h. पाई की जगह कह रहा है 22/7 लेके आप सॉल्व कर सकते हैं. तो देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 4/3 22/7 यहाँ लिख दिए, और RQ की जगह देखो इसका आधा क्या होगा 21/2 होगा, क्योंकि डायमीटर दिया हुआ है तो रेडियस क्या होगा 21/2 होगा. तो 21/2 को हम क्या करेंगे 3 बार लिख देंगे, क्योंकि RQ लिखा हुआ है 21/2. फिर पाई की जगह देखो प्लस की जगह प्लस लिखे, फिर पाई की जगह 22/7, और इसका जो रेडियस होगा वो होगा 2 होगा, 2 × 2, और हाइट जो दिया हुआ है वो 7 है. देखो 7 से 7 कैंसिल कर दिए, और देखो यहाँ 7 3 जा 21 कट रहा है, और 3 से 3 कैंसिल हो रहा है. इधर 2 2 जा 4, 2 को 2 जो है यहाँ इस 4 से कट गया, ठीक है, और ये 2 जो है वो 11 से कट रहा है, यानी यहाँ पे आ रहा है 21 और 11 बच रहा है. 21 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा क्या, ये आ जाएगा 231 आ जाएगा. और इधर देखो 22 को 2 से करी 44, 44 को 2 से किए 88 आ गया. अब जैसे हम इसको ऐड करेंगे तो मेरा क्या मिलेगा, सॉरी यहाँ पे क्या हुआ है, एक 21 छूट चुका है, तो यहाँ पे हम 21 देखो 21 को 21 से किए 441 आ रहा है. 441 को 11 से करना था ना, 441 को 11 से करना है, तो यहाँ पे मिलेगा हमें, यहाँ पे जो मिलेगा वो आ गया हमारा 4851 आ रहा है. और जब इस साइड यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, ये वाला है प्लस, और इस साइड 22 2 सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा क्या 88 मिलेगा. अब सबको ऐड कर दो. यहाँ पे देखो 8 1 9 आ रहा है, 8 5 13 का 3 कैरी 1 आ रहा है, 8 1 9 आ रहा है, और ये 4 आ रहा है, यानी 4939 हमें मिल रहा है. 4939 हमें मिल रहा है, और ये जो असर्शन था वो भी क्या रहा है 4939 सेंटीमीटर क्यूब, यानी ये हमारा असर्शन ए सही है. रीजन पढ़ते हैं, असर्शन ए देख लो सही है, 4939 आ चुका है. अब देखो रीजन पढ़ते हैं कि रीजन मेरा क्या कह रहा है. असर्शन ए सही है. देखो रीजन आर कहाँ गया 90 नंबर क्वेश्चन में. हाँ, कह रहा है क्वांटिटी ऑफ वाटर इट कैन होल्ड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल ग्लास वेसल और वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल नेक. तो ये सही बात है. दोनों को जोड़ने के बाद वो हमारा क्या है क्वांटिटी ऑफ वाटर जो कि इसमें जितना होल्ड होगा वो हमें पता चल जाएगा जब हम स्फेरिकल का वॉल्यूम, स्फेरिकल ग्लास का वॉल्यूम और सिलिंड्रिकल वाला जो बर्तन है उस वॉल्यूम को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो हमारा टोटल पता चल जाएगा कि इसमें कितना पानी आ सकता है. तो ये हमारा रीजन भी सही है. तो ए और आर सही बात कह रहा है, ए और आर सही है. तो असर्शन ए एंड रीजन आर आर ट्रू लगा दो सभी स्टूडेंट. क्या लिखेंगे, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. सही बात है. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर
20 पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है जो कि लिखा हुआ है इफ द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 4 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 6 इज x बराबर p एंड y बराबर 2q देन p इक्वल टू 4। ये पूछा जा रहा है कि क्या जब x बराबर p ले लेंगे और y इक्वल टू 2q ले लेंगे तो क्या p का वैल्यू जो है वो 4 होगा क्या। तो देख लो, या हम बना के देखते हैं क्या है। देखो बना के देख लेते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पे जो है x का वैल्यू कह रहा है p लेने के लिए सबसे पहले तो इक्वेशन उतार लेते हैं। ये है हमारा इक्वेशन, x के जगह पे कह रहा है p ले लीजिए, y के जगह पे कह रहा है 2q ले लीजिए, ठीक है। तो ये आ गया p माइनस 2q इक्वल टू 4, ये हमारा आ गया इक्वेशन 1। अब देखो इक्वेशन 2 में भी वही काम करेंगे। इक्वेशन 2 है x प्लस वाई इक्वल टू 6, कह रहा है x के जगह p ले लीजिए और y के जगह 2q ले लीजिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पे क्या p का वैल्यू 4 आ रहा है कि नहीं ये पता करना है। तो देख लो 2q से 2q कैंसिल हो गया जब हम ऐड किए, तो बच रहा है p प्लस p 2p आ रहा है और 6 और 4 10 आ रहा है, यानी p का वैल्यू जो हमारा आ रहा है वो 10/2 यानी 5 आ रहा है। p का वैल्यू 5 आ रहा है, यानी असर्शन जो है वो हमारा गलत कह रहा है। इसमें देखो असर्शन जो भी है हमारा असर्शन वो हमारा गलत है। ये जो है p का वैल्यू गलत है, जबकि p का वैल्यू क्या आएगा 5 आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजन पे आते हैं। ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कैन बी एल्जेब्रिकली सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि ये जो लीनियर इक्वेशन जो 2 वेरिएबल्स का है इसको हम लोग एल्जेब्रिकली लीनियर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सही बात है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, रीजन जो है वो सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू। तो इसी के साथ 1 से 20 तक सभी क्वेश्चन को सभी स्टूडेंट्स समझ गए होंगे और 1 से 20 तक बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन भी था, यानी 20 मार्क्स जो है वो फ्री में आने वाला है सभी स्टूडेंट्स को। तो सभी स्टूडेंट्स इसी तरीके का सैम्पल पेपर देखने के लिए सभी स्टूडेंट्स हमारे प्लेलिस्ट पे जाकर देख लो। ये लगाकर 4 सैम्पल पेपर को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट एक नए सैम्पल पेपर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ाई करो और हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सैम्पल पेपर के साथ।